हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लास्ट टाइम के वीडियो में सॉल्यूशंस के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ के रखा है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ के रखा है। आपने हेनरीज लॉ पढ़ा और उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, सॉल्यूशन का कैसा होगा, सॉल्वेंट का कैसा होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर धीरे धीरे हम लोग इससे रिलेटेड लॉस के ऊपर चलेंगे। मान लीजिए कि कोई भी आपके पास एक लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, तो एवरी लिक्विड हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ द इवापोरेशन। ये क्या करेगा? इवापोरेट होगा। ठीक है, जब ये इवापोरेट होगा, सपोज मैं इसका कंटेनर क्लोज करता हूँ, जब ये इवापोरेट होगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है जो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चले जाएंगे। लिक्विड स्टेट से क्या चले जाएंगे? वेपर स्टेट में चले जाएंगे। तो ये जो एरिया है अबोव द लिक्विड, इस एरिया में वेपर्स का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। एंड ये जो वेपर्स का प्रेशर क्रिएट होगा इसी को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर, क्योंकि ये तब बनता है जब ये दोनों स्टेट आपस में क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। तो वेपर प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द कंपोनेंट व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड स्टेट। ये हो गया लिक्विड का वेपर प्रेशर। नाउ अगर आप लोगों ने कोई बाइनरी कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन लिया, बाइनरी कंपोनेंट्स मतलब दो कंपोनेंट्स, तो दो कंपोनेंट्स का अगर हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें वेपर प्रेशर के ऊपर बहुत सारे चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड इट इज ऑब्जर्व दैट कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी कंपोनेंट का, ये मोल फ्रैक्शन के ऊपर भी डिपेंडेंट बन जाता है। और मोल फ्रैक्शन के ऊपर जब ये डिपेंडेंट बन जाता है तो इट वॉज प्रूव्ड बाय वन ऑफ द लॉ दैट इज कॉल्ड एज राउल्ट्स लॉ। इट इज राउल्ट्स लॉ, हम लोग कहेंगे इसे राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉलिड और यू कैन से कंपोनेंट। तो राउल्ट्स लॉ होता क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए राउल्ट्स लॉ का मैंने स्टेटमेंट लिखा है। क्या कहता है राउल्ट्स लॉ? इट स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। सर स्टेटमेंट से हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सिर्फ स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं एक कंडीशन के ऊपर। कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन, कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स दो है, एक कंपोनेंट है A1 और एक कंपोनेंट है A2, और हमने अज्यूम किया कि दोनों के दोनों क्या होंगे? वोलेटाइल होंगे। अगर हम लोग इनके पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करते हैं, सपोज इनके पार्शियल वेपर प्रेशर से P1 एंड P2 एंड इनके प्योर वेपर प्रेशर्स की अगर बात करें, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स,
ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, तो ये है P01 एंड P02, ठीक है। एंड अगर इनके मोल फ्रैक्शंस की बात करें, सपोज ये है x1 एंड ये है x2, तो अब इसके ऊपर हम लोग राउल्ट्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए राउल्ट्स लॉ का कहना क्या है, इट स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन is equal to the vapor pressure of that pure component multiplied by its mole fraction। मतलब ये कि अगर आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट A1 एंड A2 प्रेजेंट है, तो A1 का पार्शियल वेपर प्रेशर है P1 एंड A1 का जब वो प्योर स्टेट में है तो उसका वेपर प्रेशर है P01 एंड इसका मोल फ्रैक्शन है x1। A2 का पार्शियल वेपर प्रेशर है P2, प्योर A2 का वेपर प्रेशर है P02 एंड इसका मोल फ्रैक्शन है x2। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या हम लोग इक्वेशन नहीं बना सकते? सोचिए P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P01 इंटू x1 जो कि राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है, एंड P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P02 इंटू x2। नाउ अगर हम लोग पूरे सॉल्यूशन का मिक्सचर अज्यूम कर रहे हैं तो फिर उस टोटल सॉल्यूशन में जो प्रेशर होगा वो टोटल सॉल्यूशन में प्रेशर किसके बराबर होगा, P1 एंड P2 इन दोनों की सम के बराबर, दैट इज टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर की अगर आप लोग बात करते हैं ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा। अब P1 क्या है, तो P01 इंटू x1 है एंड P2 क्या हो गया, P02 इंटू x2 हो गया। तो आप लोग जरा सोचिए, आपके पास एक कंडीशन होती है फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, अगर आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है तो x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मतलब दो सॉल्यूशंस, दो जो कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन के, मोल सोल्यूट है एंड सॉल्वेंट है, इन दोनों का अगर आप लोगों ने मोल फ्रैक्शन लिया, इसे मोल फ्रैक्शन हम लोग कहते हैं, तो ये हमेशा 1 आता है। सो देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 नहीं होगा क्या, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2। तो यहाँ पर पुट करिए वैल्यू, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P01 इंटू 1 माइनस x2 हो जाएगा प्लस P02 इंटू x2, दैट इज P01 माइनस P01 इंटू x2 प्लस P02 इंटू x2। अगर हम लोग यहाँ पर x2 की टर्म को कॉमन करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए दैट इज P02 माइनस P01 एंड x2 हो गया, प्लस ये जो टर्म है इसे यहाँ पर कर दीजिए, दैट इज P01। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स, ये आपको क्या मिला, P इज इक्वल टू P02 माइनस P01 इंटू x2 प्लस P01 मिला, राइट। नाउ इससे हम लोग ग्राफिकली समझते हैं। सपोज अगर हम लोग इसे ग्राफिकली स्टडी करते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो अब आप लोगों के पास कितने इक्वेशन है, एक तो ये वाला इक्वेशन है, ठीक है, एंड आप लोगों के पास ये टर्म भी है, ये इक्वेशन भी आपके पास प्रेजेंट है। नाउ अगर हम लोग सबसे पहले ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हैं दैट इज बिटवीन द P01 एंड x1, इसके बीच में अगर आप लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो आप लोगों को कंडीशन क्या मिलेगी, देखिए मोल फ्रैक्शन को पहले समझ लो। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ मोल फ्रैक्शन x1 का 1, तो उस टाइम पे सॉल्यूशन में ये तो बिल्कुल 0 रहेगा, x2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। मीन्स ये कि जब आप लोग मोल फ्रैक्शन लेते हैं सॉल्वेंट का और उस टाइम पे अगर प्रेशर देखें तो वो प्रेशर क्या हो जाएगा, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। एंड जैसे जैसे ये वाली वैल्यू कम होती जाएगी, मीन्स x2 की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये क्या होगा, कम
एंड जैसे जैसे ये कम कम होता जाएगा वैसे वैसे यू विल ऑब्जर्व कि जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। मीन्स जब x1 इज इक्वल टू 1 है, x1 इज इक्वल टू 1 है तो p इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, p01। लेकिन जब x2 इज इक्वल टू 1 है तो ऐसे केस में p इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, p02। क्यों? क्योंकि जब x2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो x1 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये कंपोनेंट है ही नहीं, तो इन दैट केस आप लोगों को जो प्रेशर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ अनदर कंपोनेंट हो जाएगा। एंड जैसे जैसे x2 की वैल्यू कम होगी यू विल ऑब्जर्व कि वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम कम होता जाएगा। मीन्स वी कैन से दैट कि ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2 एंड टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है, तो टोटल वेपर प्रेशर सम होता है तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप लोग दूसरे ग्राफ की स्टडी करते हो दैट इज बिटवीन P1 वर्सेस x1, आपके पास इक्वेशन क्या है, P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1। तो इसके केस में जब x1 इज इक्वल टू 1 रहेगा तो P इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, P01 बन जाएगा P1 इज इक्वल टू P01 एंड x1 इज इक्वल टू 0 कर दिया, x1 इज इक्वल टू 0 कर दिया तो ऐसे केस में P1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, प्रेशर ही क्रिएट नहीं होगा। एंड इफ अगर आप लोग तीसरा ग्राफ स्टडी करते हो P2 वर्सेस x2, तो P2 वर्सेस x2 इसके लिए रिलेशन क्या आपके पास, P2 इज इक्वल टू P02 इंटू x2। तो जब x2 की वैल्यू 1 रहेगी तो P2 ये किसके बराबर हो गया, P02 के बराबर हो गया। अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। एंड जब x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन यहाँ पर लागू होगी एंड ये जो कंडीशंस आपको मिलती है ये है वेरिएशन, किसका, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये था रॉबर्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट्स। मीन्स जस्ट इमेजिन आपके पास दो कंपोनेंट थे और दोनों के दोनों वोलेटाइल थे और वोलेटाइल है तो वेपराइज होंगे और वेपर्स उनके ऊपर है, सॉल्यूशन के ऊपर है, ऑब्वियसली दोनों कंपोनेंट के वेपर्स है। तो क्या हम लोग कंपोजिशन ऑफ द वेपर फाइंड आउट नहीं कर सकते, मतलब सर कि कौन से कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा, या फिर उसके हिसाब से हम लोग उनके मोल फ्रैक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक छोटी सी हेडिंग बन जाती है यहाँ पर जिसे हम लोग कहते हैं कंपोजिशन ऑफ वेपर, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। एंड ये जो कंपोजिशन कैलकुलेट करने का तरीका है ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ का कहना बहुत सिंपल है। देखिए एक कंपोनेंट है तो इसका कोई ना कोई वेपर प्रेशर है, दूसरा कंपोनेंट है तो इसका भी कोई ना कोई वेपर प्रेशर है, लेकिन इन दोनों को अगर मिक्स कर देते हैं तो ये बन गया मिक्सचर जो कि सॉल्यूशन है। तो ऐसे केस में पहले कंपोनेंट का वेपर प्रेशर एंड दूसरे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मतलब क्या हो गया, टोटल प्रेशर हो गया, टोटल प्रेशर। तो इसके अंदर हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सपोज मैं कंडीशन डालता हूँ कि लेट y1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 and y2 is the mole fraction of component 2. P1 is the partial pressure or partial vapor pressure of component 1 and P2 is the partial vapor pressure of component 2 and टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये क्या है, P। तो ऐसे केस में हम लोग P1 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, P1 मतलब क्या, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। मीन्स यहाँ पर P1 कितना होगा एंड P2 कितना होगा ये फाइंड आउट करने के लिए हमें कहता है तो P1 इज इक्वल टू होता है y1 इंटू P। देखिए P1 इज इक्वल टू क्या होता है, y1 इंटू P होना चाहिए एंड P2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, y2 इंटू P।
देखिए है फर्क। तो आप लोग यहाँ पर जो वेपर्स बने उन वेपर्स का कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डाल्टन्स लॉ। कैसे? y1 एंड y2 मोल फ्रैक्शंस है दो कंपोनेंट के, p1 एंड p2 दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर्स हैं, एंड p क्या है? टोटल वेपर प्रेशर। तो ऐसी केस में p1 इज इक्वल टू क्या मिला? y1 इंटू p मिला, एंड p2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? y2 इंटू p। अब चलते एक और कंसेप्ट की तरफ, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ये क्या होते हैं? इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज है। आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? देखिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये, आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या? द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ, द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन रेंज कोई भी हो, अगर प्योरली राउल्ट्स लॉ फॉलो होता है तो ऐसे केस में सॉल्यूशन को हम लोग कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। नाउ आइडियल सॉल्यूशन में अगर हम लोग एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग को देखें, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स, क्योंकि अगर आप लोग कुछ कंपोनेंट्स लेते हो और उससे मिलाकर आइडियल सॉल्यूशन बनाना चाहते हो तो उन्हें मिक्स करने के बाद आइडियल सॉल्यूशन तब बनेगा जब डेल्टा H इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। मीन्स एक कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट, मान लो कि दोनों को मिलाकर आइडियल सॉल्यूशन बनने वाला है, तो आइडियल सॉल्यूशन तब बनेगा जब दोनों को मिक्स करने के बाद एंथैल्पी चेंज कितना रहेगा? 0। इवन यहाँ पर एक और कंडीशन है, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज 0। इसका मतलब क्या? मैं सपोज करिए मेरे पास ये है कंपोनेंट 1, ये है कंपोनेंट 2 और ये है दोनों का वॉल्यूम। अगर मैं इन दोनों को मिक्स करता हूँ टू प्रोड्यूस आइडियल सॉल्यूशन, तो जब एडिशन होगा तो डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम ये आप लोगों को क्या मिलेगा? बिल्कुल 0। मीन्स ये अगर 5 ml है, ये अगर 5 ml है तो टोटल वॉल्यूम हमेशा क्या मिलेगा? 10 ml, ना 10 से ज़्यादा एंड ना 10 से 1। सर ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग लिक्विड्स को ऐड करने की बात करते हैं तो उसके अंदर एयर बबल्स हो सकते हैं या फिर कोई सोलूट डिजोल्व हो सकता है जिसके कारण वॉल्यूम के ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो चेंज इन वॉल्यूम ये हमेशा कैसा होना चाहिए? 0। एंड ये हम लोगों को कब मिलता है? जब सोलूट सॉल्वेंट एंड सोलूट सॉल्वेंट ये जो इंटरैक्शंस है, देखिए ये इंटरैक्शंस होंगे जब आप लोग सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करोगे। सोलूट और सोलूट के बीच में इंटरैक्शन है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में भी इंटरैक्शन होगा। हाँ, एंड सोलूट एंड सॉल्वेंट के बीच का जब इंटरैक्शन है ये अगर कंपेरेबल है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, तो ही आप लोगों को आइडियल सॉल्यूशन मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। ये हम लोगों को ऐसे कंपाउंड्स के केस में मिलता है जिनके बीच में इंटरैक्शंस काफ़ी कंपेरेबल होते हैं, नियर अबाउट सेम होते हैं। एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें तो बेंजीन प्लस टॉलिन का सॉल्यूशन, बेंजीन प्लस टॉलिन का जो सॉल्यूशन है ये आइडियल सॉल्यूशन बिहेव करता है। अगेन अगर आप लोग कोई दूसरा एग्जाम्पल देखें तो एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, इन दोनों में देखो मॉलिक्यूलर वेट का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन मैक्सिमम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो नियर अबाउट सिमिलर टाइप की आ जाती है। तीसरा पेयर अगर आप लोग बना सकते हैं तो ब्रोमो इथेन प्लस क्लोरो इथेन। तो ये जो सॉल्यूशंस है ये जनरली कहाँ पर चले जाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में। नाउ ये अगर आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में जाते हैं
तो ऐसे केस में आप लोगों को यही ग्राफिकल वेरिएशन मिलेगा जब आप लोग प्लॉट करोगे बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। इसे जब हम लोग इस तरीके से प्लॉट करते हैं तो इट इज ऑब्जर्व दैट, जैसे मान लीजिए कि कंपोनेंट 1 है, तो कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन अगर 1 है तो उस टाइम पे कंपोनेंट 2 क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन उसका 0, तो उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर आपको ये मिलेगा, दैट इज P01 मिलेगा। एंड जैसे जैसे x1 की वैल्यू 1 से कम कम होती जाएगी तो इन दैट केस क्या बढ़ जाएगा, x2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x2 की वैल्यू जब टोटल 1 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो सेकेंड कंपोनेंट का होगा, जिसे आप लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, P02 से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ऑब्वियसली अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो आइडियल सॉल्यूशन में टोटल प्रेशर जो आएगा, ये टोटल प्रेशर क्या आएगा, इन दोनों प्रेशर्स का सम आएगा, दैट इज P1 एंड P2 का सम। देन चलते हैं टूवर्ड्स नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का मीनिंग क्या होगा, तो ऑब्वियसली आइडियल से कैसा होगा, अपोजिट होगा। ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, सॉल्यूशंस which do not obey Raoult's law over entire range of solution concentration, entire range of concentration। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उससे, हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। एंड ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होता है इसमें जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज आइदर लो और हाई देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। देखिए इसमें फर्क है, आइडियल के केस में ऐसा नहीं था, वहाँ पर क्या था, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उन दोनों के वेपर प्रेशर का जो सम होता है वो एग्जैक्टली बिल्कुल आइडियल आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब दोनों का सम वो या तो हाई होगा या तो लो होगा देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, मतलब जो आइडियल होना चाहिए उस बिहेवियर से। तो ऐसे केस में आप लोगों को दो टाइप के डेविएशंस मिलते हैं, टू टाइप्स ऑफ डेविएशंस, टू टाइप्स ऑफ डेविएशंस आर ऑकर्ड, जिसमें से पहला जो डेविएशन होता है इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एंड दूसरा जो डेविएशन होता है इसे हम लोग कहते हैं निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। देखिए है ना, दो टाइप के डेविएशन है। तो सर ये दो टाइप के डेविएशन कैसे होंगे, तो पहला हम लोग समझते हैं दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। ना पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा तो ये हमें कैसे पता चलेगा, एंड हम लोगों को उसके कारण चेंजेस क्या क्या मिलते जाएंगे। तो पॉजिटिव डेविएशंस हम लोगों को तब मिलता है जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस आर वीकर देन सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस। देखिए सोचने वाली बात है, क्या कहता है कि जब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन है ये कैसा होगा, वीकर होगा एज कंपेयर टू सोल्यूट एंड सोल्यूट इंटरैक्शन एज वेल एज सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इंटरैक्शन। इसके कारण क्या होगा, तो जब सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें कंपोनेंट वेपराइज जल्दी हो जाएगा, जिसके कारण वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हायर साइड पे चला जाएगा, जो कि आइडियल वैल्यू के काफ़ी ऊपर होगा।
बराबर है। ऐसे केस में आप लोगों को पॉजिटिव डेविएशन मिलता है। मीन्स अगर हम लोग इसे ग्राफिकल स्टडी के रूप से देखें, जो हम लोगों ने आइडियल के लिए ग्राफ बनाया था बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, बनाया था बिटवीन वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन, दैट इज x1 से x2 पे जाते हैं। तो जब x1 इज इक्वल टू 1 था तो आप लोगों को क्या मिलता है P01, एंड जब x2 इक्वल टू 1 हो जाएगा तो आप लोगों को क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू P02 मिलता है, P02। एंड इसे हम लोगों ने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाया था। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है, आइडियल है। अगर इन दोनों का टोटल प्रेशर ऐसे कैलकुलेट होता है तो दिस इज आइडियल कंडीशन, बराबर है, दिस इज आइडियल कंडीशन। बट जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। मीन्स ये जो वेपर प्रेशर है ये भी बढ़ जाएगा, देखिए हो गया, ये बढ़ गया। ये जो वेपर प्रेशर है ये भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ये हो जाएगा ऐसा, दैट इज सॉल्यूशंस वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण आप लोगों को डेविएशन कौन सा मिला, पॉजिटिव डेविएशन मिला। अब इसमें एग्जाम्पल अगर देखें तो कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन का एग्जाम्पल आ सकता है, E1। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें तो एसीटोन एंड इथेनॉल, ये ऐसे कंपोनेंट्स का मिक्सचर है जिसमें आप लोगों को ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ये काफ़ी ज़्यादा मिलता है एज कंपेयर टू द आइडियल बिहेवियर। दिस इज द कंडीशन ऑफ द पॉजिटिव डेविएशंस। कब होता है पॉजिटिव डेविएशन, जब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में वेपराइजेशन काफ़ी जल्दी होगा, जिसके कारण ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। एंड दूसरे डेविएशन की तरफ चलते हैं, दैट इज निगेटिव डेविएशंस फ्रॉम रॉबर्ट्स लॉ। अब निगेटिव डेविएशन आपको कब मिलता है, किस केस में मिलता है, सॉल्यूशंस इन विच सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस are stronger than solute and solvent interactions। देखिए कब मिलता है, जब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू द सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जिसके कारण क्या होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन आएगा, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मच लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। सर इसका रीज़न क्या, सोचिए जरा, अगर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन हो गया तो वो वेपराइज होंगे ही नहीं। वेपराइज नहीं होंगे मतलब वेपर्स कम बने होंगे, वेपर्स अगर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा क्या, नहीं, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप लोगों को जो एग्जाम्पल मिलता है ये मिलता है फिनॉल एंड एनिलीन। फिनॉल एंड एनिलीन का जो मिक्सचर है ये इस कैटेगरी का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। इसमें दूसरा एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं, दैट इज क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन ये जो मिक्सचर है ये भी आप लोगों को निगेटिव डेविएशन देते हुए मिलता है। कैसे निगेटिव डेविएशन मिलेगा जरा सोचिए, अगर हम लोग वही ग्राफ को कंसीडर करें फिर से, बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। नाउ इफ यहाँ पर अगर मैं x1 इज इक्वल टू 1 लेता हूँ तो यहाँ जो कंपोनेंट मुझे मिलना चाहिए प्रेशर वो क्या होना चाहिए, P01, एंड यहाँ पर उस टाइम पे x2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0। जब x1 इज इक्वल टू 0 रहेगा तो x2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1, एंड यहाँ जो आपको प्रेशर मिलेगा वो प्रेशर क्या हो जाएगा, P02 हो जाएगा, राइट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपके टेक्स्ट बुक में ग्राफ थोड़े
अलग करके दिए हैं, इन कंडीशंस को हेरा फेरी करके दिया है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। हमें ये पता है कि जब x1 होता है तो इसका कंपोनेंट का प्रेशर ये मिलता है, एंड x2 जब 1 होता है तो P2 आप लोगों को ऐसा मिलता है, ठीक है, दैट इज P02। एंड आइडियल बिहेवियर में इन सॉल्यूशन का प्रेशर ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब हम लोग निगेटिव डेविएशंस की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। मतलब ये जो वेपर प्रेशर है ये और भी कम हो जाएगा, तो ये इस साइड से आ जाएगा, राइट। ये इस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ऐसे गिर जाएगा, एंड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसे आप लोग कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए फर्क है, पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा था, निगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आप लोगों को एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है।